कि 4 साल के अंदर देवघर का मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ और वो जनता को समर्पित हो गया। यह है मोदी जी के काम करने का तरीका कि जो काम प्रदेश के हाथ पड़ा उसका हुआ बंटा ढार, और जो काम मोदी जी के हाथ लगा उस काम में रौनक आ गई। ऐसे लोगों को, हम लोगों को जनता के सामने उनकी नीयत और नीति स्पष्ट बतानी चाहिए। हेमंत सोरेन तो उन लुटेरों को संरक्षण दे रहे हैं। आज अगर उन लुटेरों के विरोध में उन लोगों को पकड़ करके ईडी वालों ने जेल भेजा है तो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे वकीलों को ले आते हैं, करोड़ों टका उसमें खर्च करते हैं। कि झारखंड अकेले 2014 में आपके यहाँ 2402 किलोमीटर की नेशनल हाईवे थी, और आज 2018-19 में, आज 22 में 7,791 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क है। यानी अगर आपने संजय सेठ को भेजा, अगर आपने आदित्य साहू को भेजा, अगर आपने सुदर्शन भगत को भेजा, अगर आपने हमारे सांसदों को भेजा, तो इन सांसदों ने झारखंड की चिंता की और आज वहां नेशनल हाईवे में 7,791 किलोमीटर की सड़क बना करके दी। उसी तरीके से 103 किलोमीटर की सड़क हाईवे, नेशनल हाईवे 33, उसका भी उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना करके, और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 साल के अंदर देवघर का मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ और वो जनता को समर्पित हो गया। यह है मोदी जी के काम करने का तरीका। जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। इस तरीके से काम हुआ। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो काम प्रदेश के हाथ पड़ा उसका हुआ बंटा ढार, और जो काम मोदी जी के हाथ लगा उस काम में रौनक आ गई, चमक आ गई, विकास हो गया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। बोलिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, रांची का रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उसका शिलान्यास हुआ कि नहीं हुआ? आप देखना, वर्ल्ड क्लास रांची का रेलवे स्टेशन बन करके आएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं चाहूंगा संजय सेठ जी, आप रांची के रेलवे स्टेशन का नक्शा जनता को दिखाइए, किस तरीके का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है और किस तरीके से उस पर। उसी तरीके से जसीडीह का जो बाईपास है उसकी न्यू लाइन, उसका भी काम हुआ। उसी तरीके से कोटा में मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस का भी डिपो बना है। उसी तरीके से गढ़वा में और मौरिया में वहां पर रेलवे ट्रैक को डबल किया जा रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रोड के कंस्ट्रक्शन में खर्च हो रहा है। ये देवघर के दृष्टि, ये रांची की दृष्टि से और झारखंड की दृष्टि से मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, जब मैं चर्चा करता हूँ तो आपने हमारी सरकार दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है, उसका भी रिपोर्ट कार्ड मैंने आपके सामने रखा है। और आपको यह भी बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने आपको पैसे दिए और सैंक्शन किया, लेकिन यहाँ पर काम धीरा चल रहा है। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना में हम लोगों ने गरीबों को अन्न देने का काम किया, उसमें भी यहाँ भ्रष्टाचार की योजना बन रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। विकास के लिए जहाँ झारखंड को आगे बढ़ाया गया, वही आपके कार्य को एक रूप देने का प्रयास हुआ। लेकिन जो हमारी सरकार यहाँ पर बैठी है, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए
काम न करने वाली सरकार, ये कांग्रेस के साथ मिली भगत में अपना समय निकालने वाली सरकार, यह आपके विकास के खिलाफ अपना धंधा चलाने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके सामने मैंने आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपको मैंने दोनों सरकारों का रिपोर्ट कार्ड रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो जो मोदी जी ने पैसा भेजा है उसको धरती पर लगाना है, तो आपको यहाँ की सरकार बदलनी होगी और कमल खिलाना होगा, इसकी आपको चिंता होगी। आप बताइए, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में आप इज्जत घर चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने पैसे भेजे हैं, धरती पर लगेगा जब यहाँ पर कमल खिलेगा, इसकी हमको चिंता है। इसलिए मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैंने इसलिए कही है क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि काम करने वाली सरकार और काम करने वाले नेताओं की कुछ सोच अलग होती है और भ्रष्टाचार करने वाले नेता, अपने लिए कार्य करने वाले नेता, अपने लिए काम करने वाली पार्टियों का कोई तासीर अलग होती है। और इसलिए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि झारखंड की भोली भाली हमारे जनता के साथ में बाहर आए हुए आप जागृत कीजिए, उनको बताइए कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, वो अपनी सेवा के लिए। हम आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हैं, वो अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता नेत्री, कुछ उनकी भी चर्चा कर लूँ मैं। आजकल उनको आदत होती है, चुनाव आता है तो पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकल जाते हैं, इलेक्शन टूरिज्म पर निकल जाते हैं। अभी हमारे कांग्रेस की एक नेत्री राजस्थान में गई, फिर वो कहीं और जाएंगी। ये दीगर बात है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ गहलोत सरकार में जितना अत्याचार हुआ उतना वो कभी भूला नहीं जाता, लेकिन उसको याद करने के लिए कभी वो नहीं, कभी उसकी चिंता नहीं की, कभी उन अबला नारियों की चिंता नहीं की, कभी वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं की। लेकिन आजकल इलेक्शन आया है तो इलेक्शन टूरिज्म में तो आना ही है, तो ऐसी चर्चाओं में अपने आप को शामिल करना ही है। हम सब जानते हैं, अभी एक कांग्रेस नेत्री पर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट किस बात की हुई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का बेटी करते हुए, अठास करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये इतने पैसे डाले और उन्होंने धर्म के नाम पर इस तरीके से बात कही। हम सब जानते हैं कि इसी साल के 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर वह इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी और उसमें वो शामिल हुए थे। भगवान देवनारायण जी का जन्म कमल पर हुआ और कमल हमारी विचारधारा का, हमारे कार्य करने का, उसका अस्तित्व ही कमल है। इसलिए कमल के साथ तो हमारा विशेष संबंध है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति के लोग आए हैं, वो जब भगवान के दर पर जाते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तो तेरा है, तेरे को भगवान हम क्या देंगे। यह भारत की संस्कृति, यह भारत की विचारधारा, और हम जो कुछ भी देते हैं वो तेरा तुझको अर्पण, और वो गुप्त दान होता है। और भगवान देवनारायण के मंदिर के पुजारी जी ने भी लिखित रूप में कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कोई उसमें इस तरीके से कोई रुपए डाला हो जिसकी हमको जानकारी नहीं है।
लेकिन हमारी नेत्री, क्योंकि उन्होंने कभी तपस्या तो की नहीं, जनता की सेवा तो की नहीं, कभी भगवान अर्चना, ये सब तो पॉलिटिकल इलेक्शन टूरिज्म में आते हैं। और भगवान का कभी आपने देखा कि ऐसे इन्होंने कभी किसी मंदिर के दर्शन किए हो? देखा है भाई? देखा है भाई? ये भगवान की आस्था को क्या जाने। और ये अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो इनको क्या मालूम कभी इन्होंने किसी मंदिर का पुनर्निर्माण किया है? कभी इन्होंने किसी मंदिर का नवनिर्माण किया है? कभी इन्होंने मंदिरों को रक्षा करने के लिए कोई दो शब्द बोले हैं? इनकी धार्मिक आस्था इलेक्शन टूरिज्म से जुड़ी रहती है, उसके बाद इनके टूरिज्म समाप्त हो जाता है। ये क्या जाने। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम मंदिर जाते हैं भक्ति भाव से, हमारा मन भक्ति में होता है, और इनकी जान धन में होती है। ये धन की चिंता करते हैं, किसने कितना डाला, इनका मन नहीं होता। ये संस्कृति से, धन से जुड़े हुए लोग हैं, ये मन से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, पूज्य मंदिर के पुजारी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चावल के एक दाने से चावल की किस्म का पता चलता है। नेता के एक शब्द और एक वाक्य से नेता के संस्कार का पता चलता है। इस तरह के कैमरा में कुछ काम है। अब मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं कि जब वो नेत्री भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा ये जो मंदिर में वो डब्बा होता है ना, डब्बा, ये डब्बा उनका संस्कार है, हम उसे दान पात्र कहते हैं। जो डब्बा और दान पात्र में अंतर न समझ सके, उन नेताओं की नीति और नीयत कैसी होगी यह भी हमको समझ में आता है, और उनके संस्कार कैसे हैं यह भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये जो स्यूडो सेकुलरिस्ट है ना, ये छदम तुष्टीकरण के साथ जुड़े हुए लोग, और जो संस्कृति के नाम पर संस्कृति का एक तरीके से अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को, हम लोगों को जनता के सामने उनकी नीयत और नीति स्पष्ट बतानी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से नेतृत्व आज हल्केपन की तरफ जा रहा। अभी मैंने भी 5 मिनट में सारी बातें कही हैं, कोई हल्का शब्द इस्तेमाल किया, कोई हल्का उदाहरण दिया, ये क्या हो गया है इन नेताओं को? कौन इनको पढ़ा रहा है? किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? क्या संस्कार पा रहे हैं? मंदिर के अंदर जो दान पात्र होता है वो पूज्य होता है, गुप्त दान होता है, वो पूजनीय होता है, उसके बारे में हम दान पात्र कहते हैं, अर्पण पात्र कहते हैं। इनके लिए वो डब्बा है, डब्बा। यहां अगर डब्बा हो तो मैं क्या करूं? ये कुछ संस्कार है, समझने वाली बात है। इसलिए मित्रों, मैं जरूर कहूंगा कि भारत की राजनीति ने, राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले लोगों को, उनकी दृष्टि साफ होनी चाहिए, संस्कारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए। और ये परे और झूठ और उस तरीके से राजनीति करने वालों को घर बैठाने का समय आ गया है, और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको काम देने का समय आ गया है। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ एक बार पुनः मैं बाबूलाल मरांडी जी को, उनकी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आप सबको बधाई देता हूं इस संकल्प यात्रा के लिए। इस संकल्प को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना विकास करते हैं, परिवार का विकास करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर के जितनी भी सरकारी दफ्तर है, छोटा या बड़ा काम बिना पैसा से नहीं होता है।
और लूट तो सब तरफ मची हुई है, चाहे वो जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, यानी लूट ही लूट है। और उन लुटेरों से झारखंड को आप बचाना, हेमंत सोरेन तो उन लुटेरों को संरक्षण दे रहे हैं। आज अगर उन लुटेरों के विरोध में उन लोगों को पकड़ करके ईडी वालों ने जेल भेजा है, तो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे वकीलों को ले आते हैं, करोड़ों टका उसमें खर्च करते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, उनको बचाया जा सके। और आज जो हेमंत सोरेन कहते थे कि हम तो आंदोलनकारी के बेटे हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन ईडी वालों ने जब उनको नोटिस दिया तो आज वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागे फिर रहे हैं। भाई हेमंत सोरेन जी अगर कुछ गड़बड़ नहीं किए होते तो फिर उनको भागने की कोई जरूरत नहीं, ईडी के दफ्तरों में जा करके सब कुछ बता देते आराम से। लेकिन उन्होंने तो इतनी गड़बड़ कर रखे हैं, और आज भी इस प्रदेश की यही हालत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि हमें यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है। यही मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज आपको याद होगा जब इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, अपराधी झारखंड से भागते हैं, डरे चियावा छूटते हैं। लेकिन आज वही पुलिस है अपराधियों को पकड़ने छोड़ करके अब वो सब लोग वसूली में लगा रखे हैं। हेमंत सोरेन जी, अब कोई बालू के घाट पर पुलिस बैठे हुए वो ट्रैक्टर को पकड़ते हैं। जब पुलिस वसूली में लगेगी तो कानून व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं यही कह रहा हूं आप सबसे, आज संकल्प लेकर के आप सब यहाँ से जाएं कि हम सब लोग इस राज्य को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना